फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल स्टडी सर्कल और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं थॉमस पेन के बारे में, जिन्होंने एक किताब लिखी थी राइट्स ऑफ मैन। आज हम इस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं और आई होप दैट यू ऑल वुड लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस book. So friends, I would like to tell you that this राइट्स ऑफ मैन, ये जो किताब थी राइट ऑफ मैन, ये लिखी गई थी थॉमस पेन के द्वारा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो अभी अभी ख़त्म हुआ था 1789 के बाद। दोस्तों, हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जब भी रेवोल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है तो 3 रेवोल्यूशंस हमारे दिमाग में जो हैं वो बड़ी जल्दी आते हैं। एक है अमेरिका का आज़ादी का रेवोल्यूशन, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में ही आया था। और तीसरा है रशियन रेवोल्यूशन। तो हम इन तीनों टॉपिक्स पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे राइट्स ऑफ मैन के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि राइट्स ऑफ मैन जो था थॉमस पेन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद लिखा था। एडमंड बर्ग, जो कि एक फेलो राइटर थे जो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और उन्होंने कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एथॉस है वो बिल्कुल भी जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स हैं या जो पुरानी मोनार्कीज़ हैं, जो उस टाइम की रूलिंग चीज़ें हुआ करती थी या रूलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं है और इससे यूरोप जो है वो धरातल पे चला जाएगा। तो राइट्स ऑफ मैन में थॉमस पेन ने उनकी चीज़ों को, जो एडमंड बर्ग ने लिखा था, उन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो एडमंड बर्ग ने इसमें लिखा था अपनी किताब में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है तो वो किसी भी टाइप से, मतलब फ्रांस की सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने वाले लोग हैं उनका कोई उनके पीछे की जो बेसिक आइडियालॉजी है वो एक नहीं है, वो भीड़ चाल है, वहाँ पे मोबोक्रेसी है एक तरह से। तो थॉमस पेन ने इसके जवाब में ये चीज़ बोली थी कि ये मोबोक्रेसी नहीं है, हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आम आदमी ये डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर रूल कौन करे। वो इस थ्योरी को डिबंक करते हैं कि ये मोबोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जिसको मोबोक्रेसी कहा था एडमंड बर्ग ने, कि ये किस तरीके से सही है गवर्निंग के लिए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में आज के टाइम, जो उस समय का टाइम था 18वीं सदी का अंतिम समय जो था, तो उसमें भी लोग जो थे वो राजा को मोनार्क मानते थे और ऐसा लगता था इंग्लैंड की सोसाइटी को कि राजा जो है ऊपर वाले का एक प्रतीक चिन्ह है, वो एक बिंदु है। वो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप सुनी है ना, कि जो किंग है वो अपॉइंट किया जाता है गॉड के थ्रू अर्थ पे, और वो गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर या गॉड का भेजा हुआ एक आदमी है जो सब पे रूल करेगा, और उसकी बात को मानना सब लोगों का फ़र्ज़ है। तो उन्होंने कहा कि जो एक सोसाइटी, जो एक कंट्री इस चीज़ को मानती है और जिन्होंने मतलब अपना सारा कुछ एक वैसलेज की तरह, मतलब वैसल्स को दे के रखा हुआ है अपनी फ्रीडम को, तो वो अगर ये चीज़ें बोले तो उनके मुंह से ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। एडमंड बर्ग ने 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सिद्धांत से कहा था कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में, जिस टाइम ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, तो किंग विलियम और क्वीन मैरी जो थी, तो उनके संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंग्लैंड का, उसमें कहा था कि उनकी जो आने वाली नस्लें होंगी तो वो भी उनकी और वो भी किंग विलियम और क्वीन मैरी के बच्चों की युगों युगों तक फॉर द एंड देयर पोस्टेरिटी विल आल्सो बिलोंग, इट इज़ आल्सो बॉन्डेड by the people who are framing this constitution or who are declaring their will to the King William and Queen Mary of England, that their posterity will also be bonded with them. तो ये अपने थॉमस पेन कहते हैं कि कोई भी प्रीवियस जो रूल होता है या पुराने जो लोग होते हैं
वो आगे आने वाली जो नस्लें हैं या आगे आने वाले लोग हैं वो उनको किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते। अगर मेरे बाप ने किसी तरह से कोई लोन लिया हुआ है और लोन देने वाला जो है वो मेरे बाप को किसी शर्तों पे लोन देता है और मेरा बाप वहाँ पे लिखता है कि अगर मैं लोन नहीं चुकाया तो मेरा बेटा लोन देगा, और बेटे ने लोन नहीं दिया तो मेरा पोता लोन देगा, और पोते ने लोन नहीं दिया तो मेरा पड़पोता लोन वापस देगा। तो पड़पोता जो पैदा होगा वो तो स्लेव पैदा होगा, वो तो बॉन्डेड पैदा होगा, वो तो बेकार लेबर जिसको हम कहते हैं वो तो वो उसमें पैदा होगी। तो ये कहते हैं कि ये कहते हैं ऐसी भीड़ तंत्र जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस आदमी को सुप्रीम बताया वो राजा नहीं था, वो आदमी था, मैन था। मैन इट्स सेल्फ was considered to be as supreme in French Revolution. The king had no authority over them, although he was there at that point of time, but he was there symbolically. He had no means or no authority whatsoever in the history of France at that point of time, because he had submitted his ruling power to the National Assembly of France. तो इसी चीज़ पे एडमंड बर्ग जो थे वो काफ़ी मतलब गुस्सा हुए थे, तो उन्हें बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिख डाला। तो उसी ग्रंथ की रिस्पांस में थॉमस पेन ने अपना ये किताब राइट्स ऑफ मैन लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान के कुछ इनहेरेंटली एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं सारोकार जो है थॉमस पेन की राइटिंग से भी होता है, क्योंकि थॉमस पेन ही मतलब फंडामेंटल राइट्स की तो बहुत सारे लोगों ने बात की थी, पर बारीकी से फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी ने डिस्कस किया है तो ये किताब राइट्स ऑफ मैन उस लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी बारीकी से जितनी पेचीदगी से इन्होंने एक एक सब्जेक्ट मैटर को डील किया है वो वाकई प्रशंसा के काबिल है, काबिल तारीफ़ है। इन्होंने इसमें कहा कि इंसान जो है सुप्रीम है, इंसान को नेचर जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है, ठीक है, उन फंडामेंटल राइट्स के आधार पे, ठीक है, क्योंकि वो इंसान को कुदरत से मिले होते हैं, ठीक है, और जब जो चीज़ नेचर से हमें मिली होती है वो हमारे अंदर इनहेरेंट होती है, और जब आदमी एक नेचुरल राइट्स होते हैं, और जब आदमी सोसाइटी में जाता है तो वो नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो सिविल राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जब आप जाते हो तो वहाँ पे नेचर आपको गवर्न नहीं करेगी, वहाँ पे आपको सिविल सोसाइटी लॉ वहाँ का गवर्न करेगा आपको। लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू लाइफ है आपका, कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो, अपनी मर्ज़ी से गुजर बसर कर सकते हो, अपनी पसंदीदा आपको जॉब, इवन ये गवर्नमेंट सरकारी वरकारी जॉब्स की बात नहीं है, जो आप दिल से करना चाहो, जिसमें आपका मन हो, किसी को पढ़ाने का शौक़ है तो पढ़ा सकता है, ठीक है, उसका मन है इस चीज़ को करने का, ठीक है, किसी को कढ़ाई बुनाई आती है तो वो कढ़ाई बुनाई करे क्योंकि ये उसका शौक़ है, ठीक है। This is the will of that person. If he wants to do a certain type of work, then he is free to do that, because that is the right provided to him by the nature. And when that person who has been bestowed by nature some fundamental rights come into the contact with society, he enters into a civil compact with that society, civil law. He restrains because he doesn't have that power to rule over each and every person. So what you do in a civil society is that you take some of your laws and give it to the law of that land, and you expect from those personalities who are ruling you to take care of your rights. तुम्हारे जो हक हैं उसका मतलब सही तरह से उसका पालन हो, या उसको एक्सरसाइज करने में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आप अपने राइट्स जो हैं वो किसको देते हैं, वो उसकी सिविल सोसाइटी को सरेंडर करते हैं। आप सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि आपने लॉज अपने छोड़ दिए, इसका ये मतलब है कि आपको वहाँ के लॉ के ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो यही चीज़ें राइट्स ऑफ मैन जो है ये बताती है कि इंसान के बेसिकली उसके राइट्स क्या क्या हैं। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हम अक्सर सुनते हैं, तो वो भी थॉमस पेन ने उस समय लिखा था 1789 से 91 के बीच में, कि इंसान को बोलने का अधिकार है, नेचर ने उसको बोलने का अधिकार दिया है, चाहे वो गंदा बोले, चाहे वो अच्छा बोले, चाहे वो स्टूपिड बोले, चाहे वो इंटेलिजेंट बोले,
वो जो मर्ज़ी बोले, उसको बोलने का अधिकार है, उसको बोलने से कोई भी रिस्ट्रेन नहीं लगा सकता है। रिस्ट्रेन वहाँ पे वही लोग लगा सकते हैं जो टोटलिटेरियनिज्म में बिलीफ रखते हों या जिनका जिनका डिक्टेटरशिप में बिलीफ हो। जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीफ रखते हैं उनको आज़ादी अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को देनी पड़ती है बोलने की, क्योंकि बोलना इंसान का फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों, मैं अभी बस इतना ही राइट्स ऑफ मैन, बस इतनी सी ही चीज़ आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। बट दोस्तों, अभी रात के कोई 2 या 2:30 बज रहे हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ सकेंगे कि मुझे वीडियो बनाने में कितनी परेशानी आई है, और आई होप कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई चीज़ें रह गई हों, तो मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले टाइम में वो गलतियाँ ना हो, नया नया हो यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी। जो भी गलतियाँ होंगी उसे भूल चूक समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू।